सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और साथ ही साथ वो बुरी खबर जिस पर अब भी यकीन करना काफी मुश्किल है। ये सिर्फ शर्मनाक हार नहीं है बल्कि अप्रत्याशित हार है, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने एक टेस्ट मैच में 5-5 शतक लगाए हों और उसके बाद उसे हार का सामना करना पड़ा हो। इसीलिए भारतीय टीम की जो गंभीर हार है इस पर बातचीत करेंगे, हार की वजहों को तलाशने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे वो 3-4 बड़ी गलतियां जो भारतीय टीम ने की और जिसका नतीजा रहा ये शर्मनाक हार या अप्रत्याशित हार। शुरुआत करते हैं खबर से, अपडेट से जो बीती रात का है, यानी भारतीय टीम की हार से जुड़ा हुआ है। लीड्स टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने 5 विकेट से भारत को हराया। इंग्लैंड को 5 टेस्ट मैच की सीरीज में अब 1-0 की बढ़त मिल चुकी है। गिल की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम हार गई। मैच में 5 शतक लगने के बाद भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, जिसका जिक्र अभी थोड़ी ही देर पहले मैं कर रहा था। ये बहुत ही अप्रत्याशित इसलिए है क्योंकि इससे पहले ऐसा जरूर हुआ है कि एक टीम की तरफ से 4 शतक लगे थे और उसको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 5 इंडिविजुअल प्लेयर्स शतक लगाएं और उसके बाद भी आपके खाते में अगर हार आए तो इस हार की वजहों को तलाशना बहुत जरूरी है। इस हार पर माथापच्ची करना बहुत जरूरी है और इस हार की गलतियों को स्वीकार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, वरना कई बार होता यह है कि आप अपनी पीठ थपथपाकर अपनी गलतियों को छिपा ले जाते हैं। और इस मैच में इस बात के आसार बहुत हैं कि आप बहुत कुछ कह सकते हैं। आप कह सकते हैं साहब हमने दोनों अगर इनिंग्स मिला दी जाएं तो 800 से ज्यादा रन बना दिए, हमारे बल्लेबाजों ने 5 शतक लगा दिए, हमारे एक गेंदबाज ने 5 विकेट हॉल लिया, तो फिर हम हार गए, ये हमारी किस्मत खराब थी। किस्मत खराब नहीं थी, खेल खराब था। क्या शर्मनाक रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हुआ है ये भी आपको बता देते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। अगला अपडेट दिखा दीजिए, भारतीय टीम के नाम जो शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 5 शतक के बाद भी टेस्ट हारने वाली वो पहली टीम हो गई है। इससे पहले 4 शतक के बाद ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था। 800 से ज्यादा रन बनाकर टेस्ट मैच हारने वाली वो चौथी टीम बन गई है। इससे पहले 3 टीमों के जिम्मे ये बुरा वक्त आ चुका है जब उन्होंने 800 से ज्यादा रन बनाया हो, लेकिन उनके नतीजे जो है वो हार में ही दिखाई दिए हों। कुछ ऐसा ही इस मैच में रहा भारतीय टीम के लिए, जहां पर उसने 800 से ज्यादा रन बनाए, 5 शतक बनाए, फिर भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। बतौर कप्तान गिल के लिए यह मुश्किल है रास्ता, बिल्कुल रास्ता मुश्किल है अंकिता। लेकिन अभी अगर इस मैच में हार के बाद जो प्राइमरली बातचीत होती है, यानी कप्तान को लेकर बातचीत होती है, कोच को लेकर बातचीत होती है। कप्तान के तौर पर शुभमन गिल का पहला टेस्ट मैच था, आपको उनको एक तरीके से थोड़ा सा छोड़ना होगा, आपको उनको नजरअंदाज करना होगा। नए कप्तान हैं, यंग हैं, लेकिन यहां पर गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब गौतम गंभीर की जो कोचिंग है उसमें 2 बड़े दाग लग चुके हैं। पहला, न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आप 3-0 से अपने घर में हारे तो भारत के टेस्ट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ किसी टीम ने आपको 3-0 से घर में हरा दिया। और अब बीजीटी हारे, चलिए वो छोड़ देते हैं क्योंकि वहां कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं कायम हुआ था, लेकिन अब एक बड़ा रिकॉर्ड ये भी कायम हो गया कि पहली टीम हो गई भारत जिसकी तरफ से 5 शतक लगे और फिर भी उसके हाथ क्या आया, हार। बिल्कुल, और ये हार जो है वो इसलिए भी चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि आपने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, इतनी अच्छी गेंदबाजी भी की पहले इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद भी आपको हार मिलती है। और शतक देखिए 5 है, मतलब पहले इनिंग में जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी टीम इंडिया की तरफ से हुई, जायसवाल का शतक आया, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर गिल और पंत का शतक आया, और थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो मिडिल ऑर्डर में भी नजर आई। वो अगर रन थोड़े से बन जाते, बट वही चीजें हैं कि आपने इतने बड़े स्कोर बना दिए थे, उसके बाद भी अगर आपको हार मिली तो ये हार इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि आपने हर डिपार्टमेंट में, खासकर बल्लेबाजी तो बेहतरीन रही है, लेकिन वही है कि आप की अगर हम मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी की बात करें तो वहाँ पर बड़े बल्लेबाज नहीं चले। करुण नायर, जो कि ये बातें हो रही थी कि भाई उनका कमबैक हुआ है, कुछ अच्छी नॉक खेलेंगे, चलिए ठीक है, पहली इनिंग में 0 पर आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरी पारी में जो है वो 20 रन बनाकर आउट हो जाते, तो शायद वहाँ से मैच थोड़ा सा
इंडिया के लिए फंसता नजर आया। अब ये गंभीर के लिए भी चिंता का विषय, ये इंडियन टीम के लिए भी चिंता का विषय है। गिल को आई थिंक थोड़ा माफ करने की जरूरत है, क्योंकि एक मैच से आप पूरे सीरीज को जो है वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। पहला मैच है, पहले मैच में प्रेशर भी होता है, और प्रेशर इसलिए भी हम लगातार बात कर रहे थे कि ये जो 23 साल का बोझ था कि वो भी लेकर चलना, फिर रोहित विराट नहीं है वो भी लेकर चलना, वो बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं थकी हुई नजर आ रही थी। आपने देखा भी होगा कि जो दूसरी पारी थी वहां पर जब विकेट्स नहीं गिर रहे थे तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो नजर आ रही थी, और एक वक्त के बाद तो सारे जो प्लेयर्स थे, खासकर जो विकेट के पीछे से जो हलचल ऋषभ पंत करते नजर आते थे वो भी नजर नहीं आ रहे थे। तो वो हार जो है वो आई थिंक एक्सेप्ट अगर आप कर लेते तो वो चीजें मैदान पर भी नजर आती हैं। नजरअंदाज तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आप हारेंगे तो फिर जो WTC का जो साइकिल है वो अगर हार से शुरुआत होती है तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी भी बज जाएगी। फॉर मतलब टेस्ट मैच में हमने देखा है कि भाई बहुत बढ़िया रिकॉर्ड्स टीम इंडिया के रहे, हमेशा टॉप पर रही है विराट कोहली की कप्तानी में, लेकिन अगर यहाँ से मैच में आपको हार मिलती है और फिर आपकी काबिलियत पर भी सवाल उठेंगे कि भाई आपके प्लेयर्स ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया। खासकर बुरा लगता है यहाँ पर पंत के लिए भी, KL राहुल के लिए भी। भाई आप मैदान पर एक एक दिन तक बल्लेबाजी करते हैं, और ऋषभ पंत को तो भाई बहुत सारी बॉल भी लगी उनके बॉडी पे। तो ये सारी चीज़ें होती है कि जख्म लेकर आप अगर मैच को खेलते हो फिर हारते तो उनको बुरा भी लगता है। बट ठीक है, एक हार जो है वो सवाल तो उठाएगी, लेकिन अगले मैच की ओर ध्यान देना होगा। बिल्कुल अगले मैच की ओर ध्यान देना होगा अंकिता। लेकिन जो बात अभी आपने कही ना कि ये हार चुभने वाली है, तो सबसे पहले आपको इस चुभती हुई हार के शतकवीर दिखा देते हैं। यानी जो बात अभी अंकिता भी कह रहे थे कि बुरा लगता है जब आपने बहुत मेहनत की हो, जब आपने रन्स किए हो, जब आपने चोट खाई हो, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में ना जाए। ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको और उसके बाद बातचीत करेंगे। ये चुभती हार में भारत के शतकवीर हैं। यशस्वी जायसवाल पहली पारी में 101 रन बनाया उन्होंने, शुभमन गिल पहली पारी में उन्होंने 147 रन बनाए, ऋषभ पंत पहली पारी में उन्होंने 134 रन बनाए। इसके बाद KL राहुल ने दूसरी पारी में जब विकेट थोड़ा मुश्किल खेल रही थी 137 रन बनाए, और ऋषभ पंत उन्होंने दूसरी पारी में भी 118 रन बनाए। निश्चित तौर पर यकीनन जो बात अभी अंकिता ने कही कि यह हार चुभने वाली है, क्योंकि ऋषभ पंत जिन्होंने एक तरीके से इतिहास कायम किया, लीड्स में वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने टेस्ट मैच की 2 लगातार पारियों में शतक जड़ा। इसके अलावा 50 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत पॉजिटिव हुआ, लेकिन जब कहते हैं ना कि अंत अच्छा नहीं हुआ तो फिर आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। शुभमन गिल के लिए अभी जो हम लोग बात कर रहे थे अंकिता, 2 रोल हैं उनके। एक तो वो प्राइमरली बैट्समैन भी हैं, मतलब वो सिर्फ कप्तान नहीं है, कप्तान तो है ही। भारतीय टीम के बदले हुए स्वरूप में जहां विराट कोहली नहीं है, जहां रोहित शर्मा नहीं है, वहां पे शुभमन गिल एक बहुत ही जरूरी बल्लेबाज भी हैं। बल्लेबाज की भूमिका में वो खरे उतरे। आप देखिए पहली पारी में उनके 147 रन है, लेकिन कप्तानी में वो शायद प्रेशर, जो आपने भी कहा कि वो प्रेशर उस तरह से हैंडल नहीं कर पाए, वो उस तरह से बॉलिंग चेंजेस नहीं कर पाए, वो उस तरह से फील्ड प्लेसमेंट नहीं कर पाए। वो जो एक आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते हैं तो जो एग्रेशन दिखाना होता है, जो आक्रामकता दिखानी होती है, वो आक्रामकता भी शायद वो नहीं दिखा पाए। लेकिन यहां पर हम एक और बात करते हैं। यहां पर बात यह भी करनी होगी कि वो जो आपने कहा मिडिल ऑर्डर, उसके अलावा वो जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसने क्या किया। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड और भारत के बीच इस मैच में हार और जीत के अंतर को आकलन करने के लिए बैठेंगी तो आपको 2 ही अंतर दिखाई देगा। एक खराब फील्डिंग और दूसरा निचले क्रम के बल्लेबाजों का जो सहयोग। जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने साथ दिया, उस तरह से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपने विकेट की कीमत नहीं समझी। जबकि टेस्ट क्रिकेट की जो तमाम मूल परिभाषाएं हैं, जो बेसिक डेफिनेशन है, उसमें एक डेफिनेशन है कि आपको अपने विकेट का प्राइस टैग पता होना चाहिए। आप अपना विकेट किसी को फ्री में ना देकर आए, गेंदबाज को थकाएं, थोड़ा रन ना बनाएं तो कम से कम उसका पसीना बहाएं, उसके रिदम को बिगाड़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कहा शुभमन गिल ने, ये बताते हैं आपको, फिर इन सारी बातों पर चर्चा भी करेंगे। शुभमन गिल का स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो हार के बाद उन्होंने मीडिया को दिया। यह एक शानदार टेस्ट मैच था। हमने कैच गिराए और निचले क्रम के बल्लेबाजों का सहयोग ना मिलना हमें भारी पड़ा। हमने इंग्लैंड को 430 रन के आसपास का लक्ष्य देने की सोची थी, लेकिन हमारे निचले क्रम के बल्लेबाज 25 रन जोड़कर आउट हो गए। आखिरी दिन पहला विकेट लेने के बाद भी हमारे पास मौका था, लेकिन हम उसे भुना नहीं पाए। हमें इस परेशानी को सुलझाना होगा। इस तरह की पिच पर मौकों का मिलना आसान नहीं होता, लेकिन हमारी युवा टीम है, ये वो टीम है जो अभी, ये वो खिलाड़ी हैं जो अभी सीख रहे हैं। मुझे सुधार की उम्मीद है। शुरुआत में हमने किफायती गेंदबाजी की, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी हुई रनों को रोकना मुश्किल होता चला गया। जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी की, पंत को एक कैच दिखाई नहीं दिया। अभी 1 हफ्ते का समय है, उसके बाद देखेंगे कि बुमराह को अगला टेस्ट मैच खेलना है या नहीं। बुमराह के विषय पर आएंगे, आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अब इसको क्या कहें, मतलब
स्वीकार तो वो कर ही रहे हैं, कम से कम वो कह तो रहे हैं कि हाँ जो कैचेस हमने छोड़े और जो वो लोअर मिडिल ऑर्डर ने हमारे रन नहीं बनाए वो हमको भारी पड़ा। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये एक्सेप्टेंस करना भी लाजमी था। अगर अदरवाइज अगर आप यहाँ पर एक अलग बयान देते और फिर आप उस पर बहसबाजी करते तो आई थिंक वो डाइजेस्टिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि दिख भी रहा था कि कैचेस अगर आपने छोड़े हैं तो आपको पता है कि आप मैच में नहीं बनेंगे, और एक मिस फील्ड जो है या फिर अगर आप फील्डिंग में खराब फील्डिंग करेंगे तो आपको पता है कि वो सामने वाला जो बल्लेबाज है फिर उसके रन गति पर क्या असर पड़ता है वो आप सबने देखा। जितने भी कैचेस यहाँ पर मिस हुए उसके बाद चाहे वो बेन टकेट हो, चाहे वो ऑली पॉप हो, चाहे वो हैरी ब्रूक हो, हर किसी ने एक बढ़िया नॉक खेली। तो ये दर्शाता है कि अगर आपने एक कैच छोड़ा तो आपकी जो टीम है वो बैकफुट पर चली जाएगी, और वैसा ही भारतीय टीम के साथ हुआ। स्टार्टिंग में लग रहा था कि हम ये स्कोर जो है वो, क्योंकि देखिए बेसबॉल स्टाइल जो है वो इंग्लैंड की टीम खेलता है, और जब पहली इनिंग में ही इतने रन जो है वो बना लिए थे, 6 रन से पीछे थी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम, और वहीं से कहीं ना कहीं थोड़ी सी पिक्चर जो है वो क्लियर हो रही थी कि भाई अगर आप 500 भी बना देंगे, आप 550 भी बना देंगे, तब भी उनमें वो कैलिबर है, वो टीम मैनेजमेंट या फिर टीम यूनिट की बात करें, हर एक बल्लेबाज में वो दमखम दिखाई देता है। हमने पहले इनिंग में भी देखा कि भाई भले ही टीम इंडिया की तरफ से 3 शतकीय बल्लेबाजियां आई हैं, लेकिन अगर हम उनकी इनिंग्स की बात करें तो उनके जो निचले क्रम की बल्लेबाजी रही है, चाहे वो ब्रैडन कास हो, चाहे वो यहाँ पर जैक क्राउली हो, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। तो जैसे हम बार बार बात कर रहे थे कि भाई पुछल्ले बल्लेबाज अगर वो थोड़ा सा सहयोग मिल जाता, अगर 20-22 रन भी हर एक बल्लेबाज थोड़े रन कंट्रीब्यूट करता तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग होता। बट ठीक है, ये इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, क्योंकि प्रेशर वाला मैच होता है। आप प्रेशर वाले मैच में किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। 371 रन जो है वो आई थिंक बहुत ही बड़ा लक्ष्य मेरे हिसाब से था, लेकिन उस लक्ष्य को जो है वो इस तरीके से चेज कर पाना और फिर आपके विकेट्स ना गिरना, और तस्वीर वहीं से क्लियर हो गई थी जब यहाँ पर बेन टकेट और जैक क्राउली का वो पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था। किसी भी गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रहा था। जसप्रीत बुमराह भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, वेरिएशन थोड़े से चेंजेस भी कर रहे थे अपनी बॉलिंग में, लेकिन उसके बाद भी विकेट नहीं मिली। तो आई थिंक ये एज जो है वो इंग्लैंड के पास था। और अगले मैच में जैसे अभी शुभमन गिल ने कहा कि भाई अगले मैच में हम कोशिश करेंगे कि भाई जीत के साथ आगाज करें। बिल्कुल, इन बुरी यादों को जल्दी से जल्दी आपको अपने दिमाग से उतारना होगा और ये समझना होगा कि आखिर इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी नतीजा जो है वो आपके पक्ष में क्यों नहीं गया। तारीफ इंग्लैंड की भी करनी होगी, क्योंकि इंग्लैंड ने पहली बार अपने घर में इतना बड़ा रन चेज किया है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने इतना बड़ा लक्ष्य कभी चौथी पारी में हासिल नहीं किया था। तो रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया उस रिकॉर्ड पर भी बातचीत कर लेते हैं। भारत ने चौथी पारी में दिया था 371 रन का लक्ष्य, जो इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जो रूट ने दूसरी पारी में नॉट आउट 53 रन बनाए, एक तरीके से बल्लेबाजी के केंद्र में रहे। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हुई टीम, लेकिन जो भी शार्दुल ठाकुर के विकेट लेने से 2 लगातार और फिर उसके बाद जब रविंद्र जडेजा ने बेन स्टोक्स को आउट किया, तो फिर वो जो एक जरूरत थी कि एक खिलाड़ी क्रीज पर डटा रहे और मैच को अपने इर्द गिर्द चलाए, वो काम जो रूट ने बहुत ही बखूबी तरीके से किया। बड़े बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, आईसीसी की रैंकिंग्स में हमेशा, टेस्ट रैंकिंग्स में हमेशा टॉप पे रहने वाले, टॉप 3 में रहने वाले खिलाड़ियों में शुमार रहे हैं। और जिस तरह से जिमी स्मिथ ने उनका साथ दिया, 44 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। पहली पारी में भी उन्होंने बड़ा क्रूशियल योगदान दिया था और इस तरह इंग्लैंड की टीम ने ये ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो उसको अपने घर में पहली बार इतना बड़ा लक्ष्य चेस करने में कामयाबी मिली। आपको अगला अपडेट दिखाते हैं, जिसमें हमने बात की है कि किस तरीके से वो जो जीत की नींव थी ना, जिसका जिक्र अभी अंकिता ने कई बार किया कि जीत की वो नींव तो तभी पड़ गई थी जब पहले विकेट के लिए वो साझेदारी देखने को मिली। अगला अपडेट दिखा दीजिए। पहले विकेट की साझेदारी ने इंग्लैंड को दरअसल जीत दिलाई। जो पहला विकेट गिरा दूसरी पारी में, उस वक्त स्कोर बोर्ड पर 188 रन जुड़ चुके थे, यानी लगभग इंग्लैंड की टीम आधा सफर लक्ष्य का तय कर चुकी थी, क्योंकि 371 रन इंग्लैंड को चाहिए थे जीत के लिए, जो भारत ने उसको लक्ष्य दिया था। और पहला विकेट 188 रन पर गिरा। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने शानदार साझेदारी की। इसके अलावा बेन डकेट ने शानदार शतक भी लगाया, उन्होंने 149 रन बनाए। जैक क्रॉली ने 126 गेंद पर 65 रन की अहम पारी खेली। मैं सुन रहा था कमेंट्री में, हनुमा विहारी कह रहे थे कि पिछले दौरे की बात कर रहे थे जब वहां पर 200-250 रन के आसपास का लक्ष्य था और 100 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन 100 रन पर जब एक विकेट गिरा, उसके बाद किस तरह से रविंद्र जडेजा ने वहां पर सेंध लगाई और एक के बाद एक इंग्लिश बल्लेबाजों को जो है आउट करते चले गए। लेकिन यहां वो कमिटमेंट दिखाई दी अंकिता। यहां पर आपको, मतलब ठीक है, हम इंडियन टीम को फॉलो करते हैं, हम इंडियन मीडिया से हैं, तो हम इंडियन टीम की बात ज्यादा करेंगे, लेकिन आप क्रेडिट जो है वो इंग्लैंड की टीम का छीन नहीं सकते हैं। 188 रन जिस तरह से बनाए इंग्लैंड की टीम ने, उसमें 1 मिनट के लिए, बल्कि मैं कहूंगा 1
एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि इंग्लैंड की टीम कहीं बैकफुट पर है या इंग्लैंड की टीम समय निकालना चाहती है या इंग्लैंड की टीम ड्रॉ की तरफ जाना चाहती है। वो जो बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं उसके फायदे नुकसान अपनी जगह है, उस पर अलग से कभी बातचीत होगी, लेकिन वो जो उनका टेम्परामेंट है, वो जो उनका अप्रोच है, वो लगातार पॉजिटिव रहा और इसीलिए नतीजा भी उनके लिए पॉजिटिव आया। बिल्कुल, मतलब 188 पे अगर आपका पहला विकेट गिरता है तो आप में वो जज्बा है कि बाकी प्लेयर्स आपके पास हैं, आपके पास हैरी ब्रूक है, आपके पास जो रूट है, आपके पास बेन स्टोक्स है, आपके निचले क्रम की बल्लेबाजी भी उतनी किफायती है, तो यहाँ से डर तो नहीं था। लेकिन हाँ, जब शार्दुल ने बैक टू बैक 2 विकेट लिए तो थोड़ी सी राहत भरी सांस इंडिया के लिए हो गई थी कि भाई अब शायद यहाँ पर गेंद थोड़ी सी मूव कर रही है, थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मिल रही है। लेकिन उसके बाद जब विकेट्स नहीं गिरे तो आपको पता है कि जो प्रेशर वाला मैच होता है, क्योंकि दिन समाप्ति पर था और वहां से मैच में बहुत ज्यादा रन्स थे नहीं बचे, तो उसके लिए यहाँ पर इंग्लैंड की टीम भी प्रिपेयर थी। अगर यहाँ से पुछले बल्लेबाज भी टिक जाएंगे तो फिर उनकी टीम जो है वो मतलब अच्छी खासी बल्लेबाजी उनके पास है। तो ये दर्शाता है कि आप में वो प्रेशर लेने का कितना ज्यादा कैलिबर है। वो कैलिबर जो है वो इंग्लैंड की टीम में नजर आया। अगर यही चीजें अब मैं देखूं तो यहाँ पर बल्लेबाजी बेन स्टोक्स की बात करें तो 33 रनों की शानदार बल्लेबाजी उनके बल्ले से आई, और जो रूट जो कि पिछले मैच में बहुत ज्यादा रन्स नहीं बना पाए थे, इस बार भी लग रहा था कि क्या दूसरी पारी में बुमराह उनका विकेट ले पाएंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को विकेट्स नहीं मिली। पिछले इनिंग की बात करें तो वहां पर 122 रन जो है वो खर्च किए थे यहाँ पर सिराज ने। पिटाई उनकी इंग्लैंड में जमकर हुई। अब उन्हें भी देखना होगा, क्योंकि अगर आप पे विकेट्स नहीं मिलती, आप बड़े प्लेयर्स के तौर पर जाने जाते हैं, आप ये कहते हैं कि भाई जसप्रीत नहीं होंगे तो उनकी जगह जो है वो सिराज जो है वो अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाएंगे, पहला गेंदबाज सिराज ही होंगे। लेकिन जब बुमराह नहीं होंगे, मतलब अभी तो बुमराह ने है तब टीम की ये हालत नजर आई दूसरी पारी में। अगर बुमराह नहीं होंगे तो फिर तो टीम इंडिया की कंडीशन आपको पता है कि भाई जो पिचेस है, जो विकेट है वो इंग्लैंड के फेवर में भी है, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए कहा जा रहा था सर कि फ्लैट विकेट है, तो बल्लेबाजी दोनों ही टीमों की तरफ से बहुत बढ़िया हुई, लेकिन गेंदबाजी में कहीं ना कहीं टीम इंडिया बैकफुट पर नजर आई। बिल्कुल, और इस पर भी बात करेंगे कि बुमराह अगर जो मैचेस नहीं खेलेंगे तब क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन अब आपको बताते हैं वो जो हम लगातार ये बात कर रहे हैं ना कि क्यों आखिर कुछल्ले बल्लेबाज अगर अपने विकेट की कीमत लगाते तो क्या हो सकता था। अपडेट दिखा दीजिए। अपडेट में इस बात का जिक्र है कि किस तरह से टीम इंडिया ने पहली पारी में 471 रन बनाए और दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 364 रन बनाए। अब जो स्क्रीन पर आपके आंकड़ा आने वाला है ये बड़ा दिलचस्प है। पहली पारी में एक विकेट पर 447 रन पर सिर्फ 5 विकेट गिरे थे और 447 रन के बाद पूरी की पूरी टीम जो है वो 471 रन पर सिमट गई, यानी 25 रन कुल बने और 25 रन में सारे आधे से ज्यादा तरीके से विकेट गिरे। और नतीजा क्या हुआ कि 447 से जो आप 500 रन के आसपास आराम से जा सकते थे वो आप 500 रन तक नहीं पहुंच पाए। दूसरी पारी में भी कहानी नहीं बदली। 333 रन, 333, 5 विकेट, और उसके बाद इस 333 में आपने 364 पर ऑल आउट हो गए, यानी 31 रन आपने और जोड़े और 31 रन के भीतर आपके 6 विकेट गिर गए। तो एक 25 रन पर 5 विकेट, 6 विकेट गिरना, फिर 30-32 रन पर 5-6 विकेट का गिर जाना, ये दिखाता है कि शायद वो अति आत्मविश्वास था कि हमारे बल्लेबाजों ने बहुत रन जोड़ लिए हैं, अब हमें और ज़्यादा रन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई आया, उसने अपने बल्ले को बड़े ही आक्रामक अंदाज में घुमाया और अपने विकेट को तोहफे में इंग्लिश गेंदबाजों को देकर चला गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ इसको आप अब सब जानते हैं। एक और बड़ा सीधा सीधा पहलू है अंकिता, आपने देखा होगा कि इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 4.61 के रन रेट से रन किए थे। अब अगर ये जो हम 371 रन बार बार बात कर रहे हैं और जो शुभमन गिल का हमने कोट प्लेट थोड़ी देर पहले दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा कि 430 के आसपास देने की सोच रहे थे, अगर 430 रन भारतीय टीम ने दिए होते, ज्यादा नहीं, सिर्फ 60 रन और बनाने थे और वो पहली पारी और दूसरी पारी में बहुत आराम से बनाए जा सकते थे, जो हम दिखा रहे हैं किस तरह से कोलैप्स हुआ है लास्ट में, तब शायद वो इंग्लैंड की टीम को रिस्क लेना होता। तब अगर उसको जीत हासिल करनी थी तो उसको कुछ रैश शॉट मारने होते, जो उसको मारने ही नहीं पड़े। आपने देखा होगा जब रविंद्र जडेजा बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बड़े आराम से इंग्लिश बल्लेबाजों ने 1 रन लिया और पूरा का पूरा ओवर निकाल दिया। सेम गोज विद बुमराह ने जब अच्छी गेंदबाजी की, जब वो लगातार अपनी लय में थे, 1 रन लीजिए, आगे बढ़िए, अगला ओवर खेल लेंगे। तो वो जो एक प्रेशर होता है स्कोर बोर्ड का, वो प्रेशर इंग्लिश टीम पर दिखाई ही नहीं दिया। खासतौर पर 188 पर जब
जब पहला विकेट गिरा उसके बाद से तो ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, सिवाय वो 2 विकेट अगर हटा दिए जाएं जो शार्दुल ठाकुर ने बैक टू बैक लिए। बिल्कुल, और देखिए मतलब 188 पर 202 पर दूसरा विकेट गिरता है तो ये प्रेशर होता नहीं, और आई थिंक ये चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई होंगी यहाँ पर बल्लेबाजों के बीच में कि भाई अभी ओवर्स भी ज़्यादा बचे हुए हैं, तो वो प्रेशर जो है वो बल्लेबाज पर नहीं था, वो प्रेशर जो था वो भारतीय टीम पर था, वो प्रेशर जो है वो नजर भी आ रहा था। पहला विकेट गिरा तो राहत की सांस तो थी कि चलिए ठीक है, मतलब हम लोग भी क्रिकेट देख रहे थे और लग रहा था कि भाई कितनी ज़्यादा कंडीशंस जो है वो टफ हो रही हैं भारतीय टीम के लिए, लेकिन वहीं से तस्वीर जो है वो बदल गई थी। तस्वीर का सीधा सीधा सा यही यहाँ पर रुख है कि टीम जो है वो हारती हुई नजर आ रही थी, यानी कि भारतीय टीम जो है वो कहीं ना कहीं वहीं पर उन्हें हार का सामना दिखाई दे रहा था। बट यही चीज़ें हैं कि आगे की अगर रणनीति पर काम करना होगा तो आपको अपनी बल्लेबाजी पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम इंग्लैंड के बल्लेबाज जो हैं, खासकर जो गेंदबाज है वो बल्लेबाजी कर पाएंगे तो आपके पास तो ऑलराउंडर्स हैं, आपके पास जडेजा है, आपके पास शार्दुल ठाकुर है, जो कि दोनों इनिंग्स में कुछ खास कमाल ही नहीं कर पाए। मतलब अगर हम करुण नायर से बात करें पहली इनिंग की तो वो 0 पर आउट हो जाते हैं, जडेजा 11 पर आउट होते हैं, 1 रन शार्दुल ठाकुर बनाते हैं, 0 पर बुमराह आउट हो जाते हैं, 3 रन जो है वो सिराज बनाते हैं, कृष्णा 1 रन बनाते हैं। तो आप देख लीजिए कि डबल डिजिट का आंकड़ा सिर्फ जडेजा पार कर पाए, वो भी 11 जो शगुन का वो कहते हैं ना कि शगुन होता है वो देकर भारतीय टीम को गए। तो देखना होगा, और हर एक मुद्दों पर जो है, जैसे गिल ने कहा कि भाई अगर यहाँ से 430 बनाते हम 400 से पार बनाते रन तो शायद ये कंट्रोल जो है उनके हाथ में होता। बट ठीक है, हार जीत किसी एक ही टीम को मिलती है। वो इंग्लैंड ने अच्छी बल्लेबाजी की, इंग्लैंड की रणनीति जो है वो काम आई। अब ये रणनीति जो है वो अगले मैच में भारतीय टीम को देखनी होगी कि किस तरीके से पूरा प्लान करना होगा, क्योंकि आपको बल्लेबाजी पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी काबिलियत पर भी ध्यान देना है, आपको अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देना है, और जो खासकर जो आप प्लेयर्स को ऑलराउंडर्स को लेकर गए हैं वो भी कुछ रन्स बनाए, कम से कम 30-40 रन तो आप जोड़ें, नहीं तो फिर इंग्लैंड की विकेट जो है वो पाटा विकेट अगर अगले मैच में भी रहेगी तो वहां पर भी यही हाल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कहीं ज्यादा पहले ध्यान देना होगा फील्डिंग पर, जो इस मैच में बहुत ही बड़ी एक कमजोर कड़ी दिखाई दिया। किस तरह से फील्डिंग का जो नुकसान रहा वो भारतीय टीम को उठाना पड़ा, वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है इस मैच का। खराब फील्डिंग भारत की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। लीड्स में यशस्वी जायसवाल ने 4 कैच छोड़े। पहली इनिंग में बेन डकेट, ऑली पोप और हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा था। उसके बाद दूसरी पारी में बेन डकेट का कैच छोड़ा जब वो 97 रन पर थे। इसके बाद उन्होंने 125 से ज्यादा रन जोड़े और वो भारतीय टीम की हार की एक बड़ी वजह बने। डकेट ने दूसरी पारी में शतकीय पारी खेली, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। तो खराब फील्डिंग किस तरह से भारतीय टीम को भारी पड़ी, उसके लिए ये टेस्ट मैच सबसे बड़ा उदाहरण है इस वक्त। और पहली पारी में हम लोगों ने जोड़ा था, हमारी टीम ने एक स्टोरी भी की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि पहली पारी में जिन बल्लेबाजों को जीवन दान मिला उन बल्लेबाजों ने 190 रन का नुकसान भारतीय टीम को किया। यानी बल्लेबाज अगर जिस वक्त उन्होंने कैच दिया था अगर वो आउट हो गए होते तो इंग्लैंड के स्कोरबोर्ड पे पहली पारी में आपको 190 रन कम नहीं होते, 190 रन कम दिखाई देते। ये कहानी है पूरी की पूरी खराब फील्डिंग की। चलिए गेंदबाजी पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि गेंदबाजी का पक्ष जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर पहली पारी के मुकाबले दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाज जो है वो बेअसर दिखाई दिए। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाज जो है वो बेअसर दिखाई दिए। दूसरी पारी में बुमराह, सिराज काफी महंगे भी साबित हुए। बुमराह ने 19 ओवर में 57 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला उनको। सिराज ने 14 ओवर में 51 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला उनको। और प्रसिद्ध कृष्णा ने 6.13 और शार्दुल ठाकुर ने 5.10 की इकोनॉमी से रन दिया। अब वही बात जो हम लोग लगातार अभी कर रहे थे अंकिता की, आप देख सकते हैं बुमराह ने रन नहीं दिए कोई बहुत ज्यादा, 3 की इकोनॉमी से रन दिए। उसकी वजह यही है कि इंग्लिश बल्लेबाजों ने वो सूझबूझ दिखाई कि बुमराह के खिलाफ हमको अटैकिंग होना ही नहीं है, हम बुमराह के ओवर को आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा है, शार्दुल ठाकुर है, उनके ओवर्स में रन करेंगे। और ये जो इकोनॉमी रेट है 6.13 और 5.10 का, वो यही दिखाता है कि किस तरह से स्कोर बोर्ड का प्रेशर ना होना, रन रेट का प्रेशर ना होना इंग्लिश टीम के काम आया। और उन्होंने बड़ी ही आसानी से गेंदबाजों को चुना, अपने लिए जो आसान अपेक्षाकृत गेंदबाज थे उन पर रन्स किए, और जहां मुश्किलें आई वहां उन्होंने थमकर बल्लेबाजी की। बिल्कुल, और यही आई थिंक सूझबूझ भी होती किसी भी खिलाड़ी के लिए और किसी भी टीम के लिए। और खासकर मैं देख रही थी कि रविंद्र जडेजा पिछली इनिंग में जो विकेट तो नहीं मिली थी लेकिन महंगे साबित नहीं होते, लेकिन इस बार की अगर बात करें, दूसरी पारी की बात करें, तो 24 ओवर किए उन्होंने, 104 रन खर्च के, एक विकेट उन्हें मिला। तो ये मतलब उन्हें पता था, जैसे अभी सर भी बता रहे थे कि भाई
उन्होंने बुमराह को जो है वो अटैकिंग बल्लेबाजी, अटैकिंग मोड में नजर नहीं आया, डिफेंस करने की कोशिश की और आराम से खेलने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद उनके माइंड में था कि भाई कृष्णा आएंगे, रोटेशन जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो रोटेशन में शुभमन गिल की जो कप्तानी रही है वो चर्चा का विषय इसलिए भी रही है क्योंकि जब आपको पता होता है कि भाई यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बदल सकती हैं, शायद स्टार्टिंग में वो शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, बाद में वो 40 ओवर के बाद उनसे जो है वो गेंदबाजी करवाई, तो तमाम सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ से सीख मिलती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज दूसरे मैच में भी अगर गलतियाँ यही होती हैं तो फिर आपको पता है कि इसका खामियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे फील्डिंग, खराब फील्डिंग, क्योंकि हैरी ब्रूक जो है वो पिछले इनिंग की हम अगर बात करें, पहली इनिंग की बात करें तो वो जो कैच छूटा था उसके बाद वो 99 रन की जो है बल्लेबाजी की, जैसे अभी हम बात करते कि भाई 190 रन जो है वो ज़्यादा यहाँ पर इंग्लैंड की टीम में बना दिए थे। तो ये दर्शाता है कि अगर आपकी टीम में वो दमखम है, अगर आपकी टीम में पेशेंस की कमी है, और जैसा हमने देखा कि भाई बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन वही है कि सारी मेहनतों पर पानी फिर गया। आपके जो बल्लेबाज थे, जो निचले क्रम की बल्लेबाजी थी, वो कहीं ना कहीं उनको ध्यान देना होगा, कुछ रन आपको बनाने होंगे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के जो गेंदबाज अगर वो रन बनाते हैं, वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो आपकी टीम में भी वो दमखम होना चाहिए। और ये सीख जो है वो अगले मैच में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपको ये खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और अगले मैच से पहले क्या कुछ करना होगा उसके लिए जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपनी गलती को स्वीकार करना होगा। इस मैच में लीड्स में जहां जहां भारतीय टीम से वो लूप होल्स रहे, जो कमजोरियां रही, उसको आपको पहचानना होगा। गेंदबाजी उसमें एक अहम पक्ष है, बावजूद इसके गौतम गंभीर ने, जो भारतीय टीम के कोच हैं, उन्होंने गेंदबाजों का बचाव किया है। क्या कहा उन्होंने गेंदबाजों के पक्ष में, हम आपको दिखाते हैं। इस स्पेस अटैक में अगर हम बुमराह और सिराज को छोड़ दें तो ज्यादा अनुभव नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, हर्षित राणा ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं और शरीफ सिंह ने अभी तक टेस्ट नहीं खेला है। वनडे में यह मायने नहीं रखता, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरा इन गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम हर टेस्ट के बाद गेंदबाजों का आकलन करने लगेंगे तो हम उन्हें सीखने कैसे देंगे। बात 200% सही है कि आप हर एक मैच के बाद गेंदबाजों का आकलन नहीं करेंगे। आपको वो उनको एक निश्चित तौर पर एक समय देना होगा कि हाँ भाई आप 2 मैच 3 मैच खेलिए, और उसके बाद आपको हम देखेंगे कि आपका एनालिसिस करेंगे, या आपका बॉलिंग कैसा पड़ रहा है, आपके रिदम कैसी है, आपका मूवमेंट कैसा है, इन सब पर बातचीत करेंगे। तो करना चाहिए, लेकिन फील्डिंग का क्या किया जाए। गेंदबाजों का बचाव तो आपने कर लिया, ये कहकर कि एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने कैचेस छोड़े, जिस तरह से रविंद्र जडेजा से कैच छूटा, ऐसा लगा क्या कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि किसी यूनिवर्सिटी का हम कोई मैच देख रहे हैं, जहां कोई एक बहुत ही नई नवेली सी टीम आई है, जिसको यही नहीं पता कि क्रिकेट में जो है वो कैचेस देने होते हैं अगर मैच जीतने की चाहत है तो। बिल्कुल, और आपने वो भी देखा होगा जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे तो शार्दुल ठाकुर ने भी एक मिसफील्ड किया, मतलब वो देख रहे थे कि भाई पीछे कोई गेंदबाज है। उस मिसफील्ड में सबसे बड़ी चीज ये भी थी, जिसको लेकर लगातार बात भी हो रही थी, कि मिसफील्ड होने के बाद जब वो गिरे तो वो तुरंत उठ के भागे भी नहीं गेंद के पीछे, लगा कि पीछे कोई आएगा। और बिल्कुल, और ये बात पीछे से ऋषभ पंत ने कही भी कि रिकवर तो कर, छूट गई बॉल, ठीक है, आपसे मिसफील्ड हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप तुरंत रिएक्शन में जाके दौड़ते हैं। आपने देखा भी पीछे बॉल जा रही है, वो रिएक्शन भी नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल, वो रिएक्शन भी नहीं दिखाई दिया। तो ये नजर आ रहा था कि आपकी वो बॉडी लैंग्वेज, आपको लग रहा था कि भाई पीछे से कोई आएगा, आपकी हेल्प कर देगा। लेकिन टेस्ट मैच में वही चीजें हैं कि आप अगर एक मतलब कैच छोड़ेंगे और मिसफील्ड करेंगे तो आपकी टीम जो है वो पिछले कितने सालों से हमने देखा है कि थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो आपको, खासकर अभी जब से गौतम गंभीर का एरा आया तब से हमने देखा है कि भाई वो चाहे वो विराट कोहली रहे हों टीम में, चाहे वो रोहित शर्मा टीम में रहे हों, लेकिन वो यूनिटी वहाँ पर नजर आती थी। वो जब सीनियर खिलाड़ी के तौर पर वो डांट भी यहाँ पर पड़ती थी, चाहे वो जायसवाल को, चाहे वो बाकी प्लेयर्स को भी हो। लेकिन ये देखना जो है वो प्लेयर्स को पढ़ना पड़ेगा। गिल थोड़े से मतलब ठीक है, उनकी गलतियाँ तो नहीं मैं गिनाऊंगी, लेकिन थोड़े से उन्हें और ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैदान पर आप अगर सुस्त रहेंगे तो आपको पता है कि जब आप ही कप्तानी सुस्त है तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको लगेगा कि भाई कप्तानी जब कुछ नहीं बोल रहा है तो भाई हम भी मज़े में हैं। जैसे शार्दुल ठाकुर ने, जडेजा ने बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे, क्योंकि एक एक रन जो है ना आपके लिए बहुत अहम रखते हैं हर एक मैच में। अगर आप 1 रन 2 रन बचा लेते तो अपनी टीम के लिए थोड़ी सी बैलेंसिंग आपकी टीम हो जाती है। बट वही चीज़ है कि अगर आप खराब फील्डिंग करेंगे तो खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और कई बात क्या होता है अंकिता कि आपने बहुत अच्छी 4 गेंदें फेंकी, आपने बल्लेबाज के सामने एक जाल बुना
उसको आपने सोचा कि अब 5वीं बॉल आपने दिमाग में रखी हुई है कि इस बॉल पर मैं ये करूंगा और इसको फंसा लूंगा, और पता चला उस 5वीं बॉल पर मिसफील्ड की वजह से या उससे पहले चौथी बॉल पर मिसफील्ड की वजह से उस बल्लेबाज को स्ट्राइक रोटेट करने का समय मिल गया, आपके सामने एक नया बल्लेबाज आ गया, चलिए अब नए सिरे से सोचिए। तो हमेशा एक गेंदबाज को खासतौर पर जिस तरह से फील्डर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, ये क्रिकेट की हर रूल बुक में लिखा हुआ है। क्रिकेट के छोटी छोटी एकेडमीज में कोचेस समझाते हैं कि आपको अपने गेंदबाज के साथ हमेशा 1 और 1 11 की जोड़ी, इसका उल्टा भी होता है। एक बल्लेबाज बहुत अच्छा शॉट मारे और फील्डर एक बड़ी शानदार फील्डिंग करके उसको सिंगल लेने से रोक दे, आप देखिए गेंदबाज की छाती चौड़ी हो जाती है, वो दूसरी बॉल में और ज्यादा दम लगाकर गेंदबाजी करता है। तो ये जो टीम वर्क है वो फील्डिंग में दिखाई नहीं दिया। जिस तरह से शार्दुल ठाकुर गिरे, फिर वो आराम से लेटे रहे, ऐसा लगा कि जैसे वो अपने घर के बेडरूम में आ गए, थोड़ा आराम कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सारे खिलाड़ियों ने इस पर एक तरीके से रिएक्ट भी किया। ऋषभ पंत ने भी कहा, रविंद्र जडेजा ने भी कहा, वो सोच रहे थे कि मैंने 2 विकेट ले लिया तो अब मैं तो खेल ही रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए खैर, बड़ी पुरानी एक कहावत है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। तो अब अगले टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। जो अगला टेस्ट मैच है उसका अपडेट आपको बताते हैं। 2 जुलाई से वो सीरीज का जो दूसरा टेस्ट मैच है वो खेला जाएगा बर्मिंघम में, यानी शहर जो है वो बदलेगा। लीड्स की बजाय बर्मिंघम के मैदान में ये मुकाबला खेला जाएगा। और बुमराह के खेलने को लेकर जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि इस पर बातचीत करेंगे, बुमराह के खेलने को लेकर अभी फैसला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कप्तान ने भी कहा कि हम अभी अगले टेस्ट मैच से पहले हफ्ते भर का समय है और हम उस पर विचार करेंगे, देखेंगे। और गौतम गंभीर ने भी कुछ इस तरह के संकेत दिए कि दरअसल अभी गौतम गंभीर ने जो बात इस सीरीज पर जब भारतीय टीम रवाना हो रही थी उससे पहले ही कहा था कि बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और वो 3 टेस्ट मैच कौन से होंगे इसका फैसला हम बाद में करेंगे। अभी जो पहला टेस्ट मैच था जहां पर आपने और एक और बात कही थी अंकिता, आपको याद होगा गौतम गंभीर ने, कि आप 1000 रन बनाकर भी टेस्ट मैच जीत नहीं सकते हैं, जीत की गारंटी नहीं दे सकते तब तक जब तक कि आप 20 विकेट ना ले लें। तो अब जबकि बुमराह के रहते हुए 20 विकेट नहीं मिले, तो बुमराह के ना रहते हुए 20 विकेट कैसे मिलेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बावजूद इसके गौतम गंभीर अभी भी अपने बयान पर कायम है, अपनी रणनीति पर कायम है। क्या कहा उन्होंने बुमराह को खेलने या ना खेलने को लेकर, वो बयान भी आपको दिखाते हैं शो को वाइंड अप करने से पहले। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करना बहुत जरूरी है, अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बुमराह की टीम में होने का मतलब क्या है। इस दौरे पर आने से पहले ही हमने तय किया था कि बुमराह टेस्ट मैच खेलेंगे 3। ये देखना होगा कि उनका शरीर किस तरह का बर्ताव करता है। अभी हमने तय नहीं किया है कि बुमराह को अगले 2 टेस्ट मैच कौन से खेलने हैं। अच्छी बात सिर्फ इतनी है, मतलब मुद्दा तो वो बहुत बड़ा है, वो सवाल तो बहुत बड़ा है कि जब बुमराह के रहते हुए आप 20 विकेट नहीं ले पाए तो बुमराह के ना रहने पर 20 विकेट आप कैसे लेंगे। लेकिन अगर इसमें कुछ राहत की सांस ले सकते हैं तो बस ये ले सकते हैं कि अभी जो अगला टेस्ट मैच है उसके शुरू होने में 1 हफ्ते का वक्त है, यानी आपके बॉडी को रिकवर करने के लिए बुमराह के लिहाज से बात की जाए तो 1 हफ्ते का टाइम है। रिकवर हो गया अगर उनको लगा, और मेरे ख्याल से आखिरी फैसला बुमराह ही करेंगे भी। बिल्कुल। और देखिए मतलब जो पहला इनिंग जब कंप्लीट हुआ था उसके बाद भी जो पीसी हुई थी वहाँ पर बुमराह ने कहा कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और गेम को एंजॉय कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर गावस्कर और पुजारा ने भी एक मैसेज कन्वे करवाया था उनकी वाइफ संजना से, जहाँ पर कहा था कि बुमराह से आप कहिए, आपकी बात मानेंगे कि भाई प्लीज़ आप जो 5 टेस्ट मैच है वो खेल लीजिए। उन्होंने भी वो बातें कन्वे की बुमराह को, उन्होंने कहा कि हम आराम से बैठ के बात करेंगे इस बारे में और थैंक यू बोलकर वो चले गए। लेकिन वही है, उन्हें पता है कि भाई टीम को अगर ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली टीम के साथ रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि अच्छी खुशखबरी ये है इंडिया के लिए भी और फैंस के लिए भी कि भाई 2 जुलाई से मैच शुरू होगा, यानी कि एक अच्छा खासा वक्त जो है यहाँ पर बॉडी को रिकवर करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन उस मैच में आपको कम बैक करना पड़ेगा, आपको बुमराह ही मैच नहीं जिता पाएंगे, आपको बाकी प्लेयर्स पर भी ध्यान देना होगा। मतलब चलिए ठीक है, शार्दुल ने भले यहाँ पर 2 विकेट लिए, लेकिन रन आप देख सकते हैं वहाँ पर कितने ज़्यादा खर्च हुए। आप अगर मतलब 100 या फिर 122 रन 128 रन आप खर्च करते हैं, आपको 2 विकेट मिलता है और सामने वाली टीम जो है वो फ्रंट फुट पर रहती है, यानी कि उसका पलड़ा भारी रहता है। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से फिर वो जस्टिस नहीं हो पाएगा। आपको अपनी गेंदबाजी में इकॉनमी को आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको विकेट्स के साथ साथ ये भी देखना होगा कि सामने वाला बल्लेबाज जो है वो बल्लेबाजी अच्छी तरीके से ना कर पाए। लेकिन इंग्लैंड की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। वो कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। स्टार्टिंग में हमने लग रहा था कि भाई अच्छा खासा स्कोर बन गया है, लेकिन जब उस स्कोर को भी चेस करने में कामयाब होती नजर आ रही थी इंग्लैंड की टीम, 6 रन से सिर्फ पीछे थी, वहीं से लग गया था कि भाई अब सामने वाली टीम अगर 400 रन भी बना देगी तब भी इंग्लैंड की टीम में वो दमखम है कि वो उस रन को चेस कर सकती है।
बिल्कुल, इसका नाम ही टेस्ट क्रिकेट इसलिए है क्योंकि T20 या फिर वनडे की तरह 1 या 2 ओवर में मामला बदलता नहीं है। यहाँ पर मामला बदलता है सेशन से। 5 दिन के खेल में 15 सेशन, जितने ज़्यादा सेशन आप अपने पक्ष में करते हैं उतना अच्छा होता है। यहाँ पर बदकिस्मती ये रही, या इसीलिए हम इसको अप्रत्याशित भी कह रहे हैं कि 4 दिन तक भारतीय टीम लगातार इंग्लैंड से थोड़ा सा आगे थी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आगे थी। लेकिन 5वें दिन का पहला सेशन जिस तरह से इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम किया, जिस तरह से इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, मैच वहीं का वहीं पूरा का पूरा पलट गया। अगले मैच में दोनों ही टीमों में एक बार फिर जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। जिस तरह की टक्कर यहां देखने को मिली है उससे कम से कम यही लगता है। रहेगी हमारी नजर इस सीरीज से। अब टीम जब पहुंचेगी बर्मिंघम, वहां पर जो तैयारियां होंगी, क्या कुछ अभी हार के बाद टीम में क्या कुछ चल रहा है, वहां पर क्या बातचीत चल रही है, क्या विचार विमर्श हो रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है। ये सारी खबरें खुद ब खुद आप तक पहुंचती रहेंगी। अभी आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip.